बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। मुल्क की सियासी जिसे कह सकते हैं तनाव के हवाले से बात की जा रही है, अदम इस्तेहकाम के हवाले से बात की जा रही है। कुछ सिलसिला कुछ खिचड़ी सी पकती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादतों में इख्तलाफात, बयानात में तजाद, एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ धमकी, अब ताकत का मुजाहरा करेंगे, असलहा भी लेकर आएंगे और कोई रोक नहीं सकता, देखता है कौन भागता है। अली मीन गंडापुर की जानिब से कुछ बयानात, एक तरफ से नरमी, गुड कॉप बैड कॉप वाली भी सिचुएशन है या आपस में तजादात हैं। बानी के हवाले से क्या किसको क्या मिलता है, यानी कि कौन कमांड कर रहा है, लीड कर रहा है, किसको क्या इख्तियारात हैं, क्या उनका ट्रस्ट तमाम क़यादत के ऊपर है कि नहीं, ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर उसके बाद सिचुएशन ये आ जाती है कि मुल्क की मफादात के अंदर कुछ कानूनी मामलात को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें अगर हम देखते हैं कहीं पे कोई इख्तलाफ है तो कानून से रुजू करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। इन्हीं हवालों से बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, सीनियर कानूनदान हैं। और शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। शाहिद खटक साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिविल नाफरमानी, एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ मुतालबात, और जो अली मीन गंडापुर का जो हालिया बयान है, इसको किस तनाजुर में देखेंगे कि क्या कन्फ्यूजन है, क्या आपस में इख्तलाफ है, कोई कंसेंसस से कोई चीज़ बन नहीं रही, क्या इसका हम मतलब समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिम भाई। अब मैं आपको पता है कि जब भी इमरान खान साहब ने हमें जेल से कॉल दी, डी चौक के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, तो उन्होंने जब भी जो डायरेक्शन दिए पूरी पार्टी ने ही उनको फुलफिल किया है। देखिए, बाकी आपको पता है कि डी चौक में हमारे साथ जो हुआ, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो हम एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जी देखिए, हमारे कारकुनान हमारे लिए बड़ी ही अहमियत और बड़ी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कारकुनान उनकी जाने ली गई, उनको जो उनके ऊपर जो जिस तरीके से हमारे पार्टी के ऊपर बरपरियत की गई और पिछले 2-2.5 सालों से जिस तरीके से हमारी जमात के साथ किया जा रहा है, शायद ही तारीख में किसी जमात के साथ किया हो। हमारे जमात के बल्ले का निशान लिया गया, हमें दीवार में इन्होंने चुन दिया है और हमारे लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाला हो। तो ये देखिए, इसके बावजूद भी अगर आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लेकिन खटक साहब आपकी लीडरशिप तो थी नहीं वहां पे, सिवाय बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के, जो उनको छोड़ के चली गई। आज तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो वर्कर्स जिनको आप लेकर आते हैं, जिनसे कस्में और हलफ उठवाते हैं, आप भाग जाते हैं, वो फिर आप लोगों को गालियां देते हैं, गाड़ियों पे आपके हमले करते हैं, आप लोग उनको छोड़ के बेसुर समानी की हालत में चले जाते हैं। तो वो तो वीडियोस हमारे पास भी मौजूद है जो अली मीन गंडापुर के ऊपर हमला कर रहे हैं, कारकुनान खुद गालियां दे रहे हैं, मतलब माजरत के साथ जिस तरह के अल्फाज वीडियोज में आ रहे हैं। तो ये तो मतलब ये हुआ कि क़यादत ना उनको लीड कर रही थी और ना ही क़यादत वहां पे मौजूद थी। जी, पहली बात ये कि जो भी अली मीन गंडापुर साहब के गाड़ी के ऊपर चढ़े थे या जिन्होंने बदतमीजी की थी, ना वो हमारे कारकुनान थे, ना उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक था। हमारे पार्टी के साथ के लोग थे, उनको भेजा गया था। देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर के साथ हमारे कारकुनान बेतहाशा प्यार करते हैं। उन्होंने, वो इमरान खान साहब की मुश्किल के साथी हैं। हमेशा से जब भी मुश्किल आई है, पार्टी के ऊपर कोई भी इम्तिहान आया है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब ने फ्रंट लाइन की चीजों को लीड किया है। देखिए, 5-10 लोग जो हैं वो कोई गलत हरकत करते तक ये कतियन मतलब नहीं कि पूरी पार्टी है। सीधे वो प्लांटेड लोग थे, उनको भेजा गया था। और रही बात कारकुनान या उनको भी चौक में वहाँ पे लावारिस छोड़ने की, देखे हम ना कोई गुरिल्ला फौज, ना हमारे पास कोई असलाह था, ना वहाँ पे हम कोई जंग लड़ने गए थे। हम वहाँ पे अपने 3 जो हमारे मुतालिबात थे उसके लिए पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए गए थे। लेकिन अगर आपके ऊपर गोलियां चलाई जाए, आपको स्नाइपर के जरिए शूट किया जाए, आपके ऊपर चैलेंज की जाए, सीधे के गोलियों तक तो कारकुनान बर्दाश्त कर लेते। लेकिन स्टेट फायर जो है, अगर उधर आप किसी गुरिल्ला फोर्स को भी खड़ा करते, उनके पास फायर हो, तो वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। और ये देखिए, हम तो निहत्ते, हमारे साथ तो निहत्ते पुरअमन लोग थे। लेकिन शायद साहब आपकी अब भी जो क़यादत के बयानात हैं उनके अंदर तजादात नजर आते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ धमकियां, एक तरफ आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये सलूक होता है। चाहते क्या है? मतलब ये है कि आपकी कौन सी क़यादत की बात समझी जाए, जो कि जिसे कह सकते हैं ना कि वो अथॉरिटी है, किसको समझा जाए अथॉरिटी इस वक्त? पहला नुकता, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल सियासी जमात है। पॉलिटिकल जमातें मुज़ाकरात की ऊपर यकीन रखने वाली जमातें हैं। इमरान खान साहब जब जेल नहीं भी गए थे, तब भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कमेटी बनाई थी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं, ये नहीं कि जिस तरह कुश्ती खेलते रहे। ये कि हमारे बयानी में, हमारे मौके पे और हमारे नजरिए में पीडीएम से हमारा नजरिया कहीं मुख्तलिफ है। हमारी सियासत इन सियासी जमातों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे ले
जाने के लिए, मुल्क में पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए हम मुज़ाकरात चाहते हैं कि देखिए हमारी लीडरशिप को, हमारे लीडर को जेल में रखा हुआ है, और फिर आप हमसे ये तय करें कि हम आराम से बैठ जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। ठीक है शाहिद साहब, इसमें मैं इस वक्त आप हमारे साथ ही हैं, मैं रियासत अली आज़ाद साहब को इसमें शामिल करूंगा। रियासत साहब, एक होता है सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड, हम अगर इसको देखें इसमें कॉमन इंटेंशन जिसे कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और बहुत सारी चीज़ों की इसकी डेफिनेशन आती है। आप क्या समझते हैं जो कुछ होता है, अगर आप जलसा लाते हैं, धरना लाते हैं, एहतजाज करते हैं, आप कहते हैं जी बंदे ही हमारे नहीं थे, और अगर कोई मरता है या कोई किसी की भी गोली से मरता है, सुना ये है कि आपस में क्रॉस फायरिंग भी हुई थी जब ये जा रहे थे, लोग मुश्तिल हुए, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या सेक्शन 34 जो है वो बहुत वाज़े है कि आपके बयान के ऊपर लोगों को जमा किया जाए, वो मुश्तिल हों या किसी को मारें या कोई तोड़ फोड़ करें या कोई नुकसान करें, नक्स अमन का खतरा बने, तो सबसे पहले तो सेक्शन 34 अप्लाई होता है। देखिए, दो चीजें, एक है अबेटमेंट जो 109 के तहत है, और दूसरा ये है वो एड ऑन होती है ना 34। नहीं, दोनों का वो है। अबेटमेंट है कि आपने किसी जगह पे बैठ के किसी जुर्म के करने की प्लानिंग की, उनमें से 50 बंदे थे, उनमें से 2 बंदों ने जो जाके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। वो लोग जो उस प्लानिंग में शामिल थे, वो जुर्म उन्होंने किया जो 2 लोगों ने मौके पे जाके उसको इम्प्लीमेंट किया, वही जुर्म उन्होंने वहाँ मौजूद ना होने के बावजूद किया। ये है अबेटमेंट, ऐसे ही है। और जो 34 है उसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन। कोई भी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर जुर्म होता है, यानी 5 और मोर पर्सन है, 2 और मोर पर्सन है, या जितने भी, यानी कॉमन इंटेंशन के लिए उनका 2 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। वो एक ही उसके ऑब्जेक्ट के तहत वो जाके तो कोई जुर्म करते हैं, तो उसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं उसमें। लेकिन कॉमन इंटेंशन में ये देखा जाता है कि इंटेंशन क्या थी। अगर उस इंटेंशन के तहत ही वो जुर्म हुआ है, फिर तो वो सारे मुलजम है। लेकिन अगर इंटेंशन सब की है कि जी वहां पे जलसा करना है, वहां जाके लोग कोई डकैती करता है, कोई रॉबरी करता है, कोई आग लगा देता है, कोई लूट मार करता है, कोई कत्लो गारत कर, तो वो फिर उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जुर्म तस्वर किया जाएगा। कॉमन जो इंटेंशन थी वो था कि जी जलसा करना है या वहां पे एहतजाज करना है, तो दोनों में फर्क ये है। क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से रियासत साहब, एक बहुत आम सवाल ये आता है कि इसको प्रूव करने के लिए आपको अदालत के सामने हाजिर होना होता है, क्योंकि आप पे इल्जाम तो लग जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें बाय कोर्ट आपको प्रूव करनी होती है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। क्योंकि बशमूल अगर हम बात करें कि जब ये चीज कॉल की जाती है और जब वो वाकयात हो जाते हैं तो सब कहते हैं जी हमने तो इस नियत से भेजा ही नहीं था। देखिए आसिम भाई, जो कानून शहादत है उसके तहत एविडेंस होती है, तो जो कानून शहादत है उसके तहत ये है कि he who allege he will prove। प्रोसिक्यूशन अगर ये कहती कि इसने ये जुर्म किया है, तो उसका ओनस भी प्रोसिक्यूशन के शोल्डर पे है। उन्होंने अदालत में ये साबित करना है कि जो वो बात कह रहे हैं कि इस शख्स ने ये जुर्म किया, उसकी एविडेंस, वो ओनर्स जो जुर्म उस पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने वो साबित करना है। वो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी, मुल्जम की जिम्मेदारी नहीं है। मुल्जम का तो आखिर पे जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो 342 का बयान देता है या 340 का बयान देता है। रियासत साहब, ये कानूनी प्रोसीजर है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो सुपरफिशला एक चीज होती है कि जो आ रही होती है सामने, और जिसके अंदर हम ये देखते हैं पुलिस जो है वो अपनी तहकीकात के मुताबिक एक चालान बनाती है, दफात लगाती है, FIR बनाती है, तो उसके अंदर उनको जो चीज प्रूव करनी है वो अदालत में जाके करनी है। लेकिन वो ये इकदाम करते हैं, ये नॉर्मली पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, चाहे कोई सियासी जमात है, इंडिविजुअल्स है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये पाकिस्तान में होता है, फिर आपको ये अदालतों में प्रूव करना होता है। यहीं पे ये सवाल मैं शाहिद खटक साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा कि आप कहते हैं कि हमारे पर नाजायज मुकदमात बना दिए जाते हैं, हमारे पर ये कर दिया जाता है, जो वाकयात होते हैं उसके तनाजुर में तो सबको ही रिगड़ा जाएगा ना। पाकिस्तान की पुलिसिंग आपको पता ही है, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या आपकी हुकूमत में ये पुलिसिंग नहीं थी, आपके से पहले वाली हुकूमतों में ये नहीं थी, तो ये एक रूटीन है, एक वतीरा है जो कुछ होता है पाकिस्तान में। जी देखिए, पहली बात ये कि हमारे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल पार्टी और इन पीडीएफ की जमातों ने महंगाई बात किया था। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने इनको ऑफर किया कि आप आए, हम आपको जगह भी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे और हम आपको अपना कंटेनर भी देंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान आए इस्लामाबाद के 16 दिन तक उन्होंने धरना दिया और वहां पे बैठे रहे। जी देखिए, अगर आप वो देख ले, कोई भी उनके ऊपर शेलिंग की गई हो, कोई भी रुकावट खड़ी की गई हो,
कोई भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई हो, तो आप लोग बता सकते हैं कि देखिए जब हम आते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये रास्ते में कंटेनर खड़े करते हैं, पुलिस रेंजर को खड़े कर देते हैं, जिसके नतीजे में टकराव की सिचुएशन आती है। और हमने इनको बावर कराया कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ ने किए, सबसे बड़े प्रोटेस्ट तारीख का तरीन और धरना तहरीक इंसाफ ने किया। एक गमला नहीं टूटा हमारे उस धरने में और हमारे उन जलसों जुलूसों में कि देखिए जब आप पॉलिटिकल जमातों को पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे, जब आप उनको रोकेंगे, जब आप उनको राइट टू प्रोटेस्ट के हक से, और फरोजी साहब आपको कानूनी नुक्ता नजर मुझसे बेहतर बता सकते हैं, जब आप हमसे हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स लेंगे जो हमें आईन देता है, जो हमें कानून देता है, तो जब आप कंटेनर खड़े करेंगे, जब आप हमें रोकेंगे, आप हमें प्रोटेस्ट करने देंगे, तो उसके बाद टकराव की सिचुएशन आती है। जी खटक साहब, एग्रीड, आपको पुरअमन प्रोटेस्ट जो है उसको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन जब पुरअमन वो उस वक्त तक रहता नहीं है जब ऐलान करते हैं कि जी हम कफन बांध के आ रहे हैं, कब्रें खोदेंगे, हम तो आज इस वक्त दरो दीवार हिला देंगे, तो वो पुरअमन नहीं होता। उसको एक प्रिकॉशनरी एक्शन में उसको रोकने के लिए काम किया जाता है। जैसे अभी भी अली अमीन गंडापुर का जो बयान है उसको क्या कहेंगे, असला भी लाएंगे, देखता हूं कौन भागता है। तो फिर जो फुटेजेस आती हैं, गुलेलें, बंदूकें, तो पता नहीं क्या कुछ, डंडे, लाठियां, तो वो पुरअमन तो नहीं नजर आता ना, तो उसको रोकने के लिए आप इंतजाम तो करते हैं। पहली बात ये कि अगर ये हमें ना रोके, ये हमारे रास्तों में कंटेनर ना खड़े करें, ये रुकावटें ना खड़ी करें, उसके बाद हम डंडे लाएं या गुलेले लाएं या कोई भी चीज लाएं, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन हमें पता होता है ये पहले से दफा 144 का रिफात कर देते हैं, या एक दफा तो उन्होंने 245 लगा दिया था कि देखिए हमारे पूरे प्रोटेस्ट में ना कोई गमला टूटा है। देखिए असल की बड़ी आसान कैलकुलेशन है, हम सवारी से शुरू हुए, हम गए डी चौक तक, रास्ते में सरकारी अमला, बिल्डिंग, ये सब चीजें थी, एक शीशा नहीं टूटा, एक शीशा। पहली बार जो आप मेरा एक छोटा सा सवाल और है शाहिद साहब, आपके ठीक है अपने अपने जाविये हैं, आप अपने जावियों से गुफ्तगू करेंगे। मुझे बताएं जो वर्कर जेलों में पड़े हैं, छोटे मासूम बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो कि आ गए, जो मुजाहरों में शामिल हुए, जिनके ऊपर FIRs कट गई हैं, वो जेलें भुगत रहे हैं, उनका कोई वाले वारिस नहीं है, आपकी तरफ से लीगल सपोर्ट कोई नहीं फराहम की जा रही, उन बच्चों के वालिदैन तक से नहीं पूछा जा रहा कि वो किस हाल में है, तो फिर आप लोगों को ले आते हैं। लोगों ने वहां पर भी फुटेजेस जो बनी उसमें यही कहा कि हमें बुला के ले आते हैं और मेरे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। शाहिद साहब मेरे ख्याल से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सिग्नल्स का इशू है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे शाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यासर साहब, इस वक्त जो बच्चे, मासूम लोग, वर्कर्स, आपने भी वो फुटेजेस देखी हैं जो 26 नवंबर के बाद लोगों की तरफ से शिकवे थे, लोग रो रहे थे, कुछ जमीन पे लेट के दुआइयां दे रहे थे अली अमीन गंडापुर को, बुशरा बीबी को। आप लोगों को ला के आप एक ऐसे जंग में झोंक देते हैं कि उसके बाद आप मुड़ के भागते हैं और पूछते नहीं हैं, उनको कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिल रही। आपको भी मालूम है कि कितने लोग, चाहे वो मासूम हैं या कसूरवार हैं, उनके लिए कोई लीगल सपोर्ट भी नहीं है जमात की जानिब से। देखिए, मेरी ज़ाती इतला के मुताबिक मैं भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश हुआ हूँ। हाई कोर्ट के अंदर अगले दिन भी मैंने एक DB में 40 लोग थे जिसके अंदर वकला भी थे और आम सिविलियन भी थे, मैंने वो केस आर्गू किया है। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस में मैं पेश हुआ हूँ ह्यूमन राइट्स केसेस में, जिसके अंदर मिस्टर जस्टिस अरबाब तैयब साहब की कोर्ट में एक सब्जी फरोश को वो था बच्चा, उसको उठाया हुआ था और उसका वालिद बाइकिया चलाता था, उसमें भी मैं एज ए प्रोबोनो केस पेश हुआ हूँ। ATC में बहुत सारे केसेस में पेश हुआ हूँ। मैं इंसानियत के नाते, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हो, तो मैंने भी बहुत सारे केसेस में अपना जितना हिस्सा डाल सकते थे हमने इंसानियत की खिदमत के लिए वो किया है। और मेरे साथ मैंने देखा है वहाँ कोर्ट पे PTI के जो लीगल टीम के वकला हैं वो बेल पिटिशंस भी दायर कर रहे हैं और मैंने उनको देखा है कि वो रात तक अपना अदालतों में वो पेश हुए। मसलन मैंने शमसा कियानी को वहाँ पे देखा है, अंसर कियानी साहब को देखा है और बाकी दीगर सरदार, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। 9 मई के केसेस में भी बहुत सारे ये तो उनका बहरहाल है। ये जो वाकया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब लोगों को उठाया गया, सच्ची बात है ये इंसानियत की तजलील है। मैं बतौर सदर भी उसकी मजम्मत भी करता हूँ कि आपने तो वो क्राइटेरिया ही नहीं देखें, जिसने जुर्म किया उसको आप उठाएं, लेकिन आप बगैर जुर्म के बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं
जिन्हें घरों से उठाया गया। हमारी बार के एक बैरिस्टर साहब हैं, कृपा से उनका ताल्लुक है, वो इस काल से भी पहले घर से उठाया गया है और उनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए भेजा गया है। तो आसिफ भाई वहाँ एक्सेस ऑफ पावर भी है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी है, और ये हमेशा से आज से तो ये नहीं होनी चाहिए ना। ये इंसानियत के साथ जो हकूक की वायलेशन है ना, ये तो आपका आइन देता है। आपको कौन सी अथॉरिटी आपको वायलेट करने की इजाजत देती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसकी कस्टोडियन है, उसकी गारंटर है कि उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है और बेगुनाह लोग, और ये फैशन के तौर पर उनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए भेजा जा रहा है, जो आर्टिकल 22 है कानून शहादत, उसकी वायलेशन है। हमेशा हुआ। आपको स्टेट गैंगस्टर कहा गया पुलिस को। हर जमात ने जब वो इस तरह की कंडीशन में मुब्तला हुई या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर जो जमात बुलाने वाली है, मैं आपसे 9 मई का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे कारकुनान, बच्चे पढ़े लिखे जिनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है, उनकी कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, उनकी फैमिली से जाके मिलें। ये जो आप चंद केसेस की बात कर रहे हैं, ये चंद केसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वाइडर स्पैन में आप इसको देखें तो ऐसा नहीं है। आसिम भाई बात ये नहीं है, बात ये कि हमारे अंदर भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल वो जाएं और बिल्कुल बिला तफरीक आप जाके क्रैक डाउन कर दें, आप लोगों के कार्ड ये तो जो किया गया वो है, लेकिन जिस जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसकी तो वजह से पूछे, ये तो आसिम भाई वो बताएंगे। मैं लीगल आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, मेरी जाती राय में जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। वो मैं देखिए जिम्मेदारी तो उनकी बनती, रियासत अली आजाद की उनकी जिम्मेदारी बनती, लेकिन मैं बतौर इंसान, सवाल यही है कि क्या आपको नजर आया कि वो इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? देखिए मैं ये एक प्योरली क्वेश्चन है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो मैं सच्ची बात थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। किसी का कोई राइट इंसिडेंट हो जाते तो आप कहते हैं हम इसका हमारी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ऐसे वाकयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान भी हुए। हमारी बार के एक बड़े सीनियर लॉयर, इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पे 302 की FIR हो गई थी और बाद में पीपल्स पार्टी ने उनको भी डिसोन कर दिया था। हालांकि वो ज़िले सदर थे, वो PYO से उनका ताल्लुक था, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, हालांकि जो वाकया ब्लू एरिया में हुआ वो आपको पता ही है, उसको उन्होंने जाके हेल्प आउट किया, उनकी मदद की, लेकिन बाद में मुकदमा उन पे आया तो डिसोन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ होंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं, उनसे गुफ्तगू की जाएगी। मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको न्यूज़ 1 टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको खेलदास साहब। बड़ी मेहरबानी। खेलदास साहब, कुछ वो मिसाल नहीं आती जैसे रजिया घुंडों में फंस गई, ये कुछ इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुछ आपके लोग भी नाला हैं, कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं, मौलाना साहब भी कह गए कि आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया 26वीं तरमीम में। MQM के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया, क्या नजर आ रहा है? और फिर पीपल्स पार्टी का मुतवातिर ये कहना कि आपके साथ हम वफाक में मिनिस्ट्रियों में नहीं आएंगे, कैसा लग रहा है आपको कि आपके लिए कोई खिचड़ी तैयार हो रही है? सैयद आसिम रजा साहब, ये देखें, इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी के वोटों से बनने वाली हुकूमत है और इसकी अहमियत होती है। और वो जो जमातें हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ है, अपना बयानिया है, वो अवाम में जब जाते हैं तो अवाम में मुख्तलिफ जमातों का, मुख्तलिफ एथनिक जो बोलने वाले लोग या जमातें हैं, तो वो ज़ाहिर जब पब्लिक में जाती तो उस तरह कोई गुफ्तगू भी करती है। लेकिन अब तो आपके अपने लोग भी बोलना शुरू हो गए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी मतलब थोड़ा सा जो इजहार किया, आपको भी पता है। देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे मौसन भी है और पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पार्टी का असासा है, और कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के पुराने देरीना साथी, उनके वालिद मोहतरम और वो खुद भी, और वो सीनियर रहनुमा है, मुख्तलिफ वजारतों में भी रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और मैं समझता हूँ मीडिया उसको शिकवा या कोई और दूसरा रंग दे रही है, तो ये नाइंसाफी है। उनसे एक सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब से कब मुलाकात हुई है, तो ये सवाल आम एक क्वेश्चन था। उन्होंने जवाब दिया कि मेरी मुलाकात इस वक्त से नहीं हुई है। मैं नहीं समझता उन्होंने दौरानिया बताया है, उन्होंने दौरानिया बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से मुलाकात नहीं हुई। देखें, नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने
جو اپنی الیکشن موم بھی چلائی، انہوں نے جو پارٹی کے ٹکٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے الیکشن بورڈ نے مہینہ پورا انٹرویوز کیے ہوئے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ایک کینڈیڈیٹ 1000 یا جتنے بھی کینڈیڈیٹ، میں خود اس بورڈ کا ممبر رہا ہوں اور مجھے بھی یہ شرف حاصل رہا کہ ان تمام میٹنگوں میں جس کی قیادت نواز شریف صاحب کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے، میں اس میں موجود تھا اور خرم دستگیر صاحب بھی اس میں آتے رہے. تو اس پہ پوری پارٹی کے جو میں سمجھتا ہوں جو ایسی کوئی جماعت مجھے پاکستان میں اگر کوئی ہے تو دکھا دے اس طرح انٹرویو ہوئے ہو، اس طرح جو ایک ایک حلقے پہ بات ہوئی. اس کے بعد الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا حکومت سازی کا عمل ہوا اور جو پارلیمنٹ میں جو بھی نتائج آئے اس میں کچھ ہمارے سینئر رہنما جس میں خرم دستگیر، میاں جاوید لطیف، خواجہ سعد رفیق جیسے بڑے نام جو ہے ہمارے، ان کو الیکشن میں کامیابی وجوہات ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں جو میں ابھی ٹی وی پہ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. خود سعد رفیق صاحب کو کئی بار کہا گیا مگر وہ مطلب انہوں نے یہ واٹ اباؤٹ آصف کرمانی؟ آصف کرمانی تو بہت قریب لوگوں میں سے تھے، ان کو کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے، بلکہ میری جب ذاتی بھی ان سے گفتگو ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں ان کو موقع دیا جائے، تو انہوں نے خود ہی وہ اس جو نتائج کو قبول کر کے اور انہوں نے اس پارٹی کے لیے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں حلقے کے لیے وہ آج بھی سرگرمی کر رہے ہیں. آصف کرمانی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اور میری بیوی بچوں کو جان کا خطرہ ہے آپ لوگوں کی جماعت سے. میں سمجھتا ہوں آصف کرمانی، محمد زبیر صاحب جو تقریباً پارٹی کو خود الوداع کر چکے ہیں اور زبیر صاحب بھی اسی طرح آصف کرمانی صاحب، میں دیکھیں کسی پہ وہ نہیں کرنا چاہتا مگر اختلاف رائے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے. میں ان دونوں کے لیے مطلب کہہ رہا ہوں اختلاف رائے جب آپ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو پھر آپ یا تو کسی دوسری جماعت میں چلے گئے یا آپ آزاد ہیں تو آپ کو پارٹی پالیسیز پہ پھر بات کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے. بالکل. دوسرا سوال میرا ایک اور سوال اسی ضمن میں ہے. آپ اگر بات کریں، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عندیہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اس سے ایسے بیانات سے آپ سمجھتے ہیں کہ سلوشن بیس چیزیں جو ہوتی ہیں، جو سلوشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایسی قیادت کی طرف سے آپ کے بیانات جو ہیں وہ معاملات کو خراب کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھیں نا، پہلی بار میں ایز اے پاکستانی، میں پی ایم ایل این نہیں، میں پاکستانی کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ 9 مئی میں جو بھی ملوث ہے بانی پی ٹی آئی تو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے. اگرچہ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ملک اپنی فوج کے خلاف سازش، انتشار، حملہ 14 کے حملہ کا اجازت دیتا ہے تو بالکل پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو بھی پھر یہ سہولت ہونی ہے. دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہے، بلکہ جلدی ہو جاتی ہے. تو اگر جو جنرل فیض صاحب کا جو جس پہ جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہے اس سے بالکل لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے فوج کے خلاف سازش میں شریک رہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ فوج کے اندر ڈیوائیڈیشن ہو، فوج میں تقسیم ہو. انہوں نے 12 کوشش میوٹنی کے حوالے سے بات تھی. اچھا، ابھی آپ کے جو تارڑ صاحب کی بات میں کروں، جو وزیر اطلاعات ہیں، عطا تارڑ صاحب نے بھی جو ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے الزامات لگائے ہیں تحریک انصاف کے اوپر، اور جو انہوں نے چارجز، بلکہ انڈائریکٹلی میں کہوں جو انہوں نے بتائے ہیں کہ عوام کو لا کے، ان کو پھنسا کے، ان کو جیلوں میں دھکیل دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا؟ جو بظاہر مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ ایک ہی لائن ہے، ایک ہی فرنٹ ہے، یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ مطلب جو حکومت چاہتی ہے اس کے حساب سے یہی بات ہے جو کہ آپ ابھی کر رہے ہیں. دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کو اب اس کا انجام جو ان کے جرم ہے یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو نظر آ رہا ہے. کس تناظر میں؟ فیض حمید کی چارج شیٹ کے بعد اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اب ریئلائز کر چکی ہے. تو باقی جو بات مذاکرات کی، پہلے میں آپ کو آؤں گا جو تارڑ صاحب نے کہا ہے. دیکھیں، جب یہ اسلام آباد آ رہے تھے لشکر کشی کرنے
تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی بلکہ اس جماعت نے یہ کہا کہ جو پختون ہے وہ غیرت مند ہے، بالکل پختون غیرت مند ہے، اور وہ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کے جو وسائل سے وہ ادھر پہنچے، وہ ان کو لے کے آیا، مگر پختون جو غیرت مند ورکر تھے یا جو لوگ آئے تھے وہ بیچارے سب کھڑے تھے. یہ دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بھاگ گئے. تو یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے. جب وہ خود بھاگ گئے تو کارکن بھی وہاں سے منتشر ہو گئے، پرامن طور پہ منتشر ہوئے. کوئی آگے نہ گولی چلی نہ کوئی ان کو، خود انہوں نے کارکنوں نے جب آپ ویڈیو موجود ہے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا، انہوں نے ڈس آن کر دیا. ابھی شاہد خٹک صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ کے گئے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیرسٹر سیف نے تو کلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جواب پہلے دیں کہ گولی کس نے چلائی. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں نے گولی چلائی؟ عاصم رضا صاحب، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نیب کے سامنے ہم احتجاج کرنے، میں وہاں موجود تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ سیدھی عمران خان کے حکم پہ گولی چلی. اس کی گاڑی پہ آ کے گولی چلی، مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھی اس گاڑی میں. وہ گاڑی چھوڑ کے یا خود کارکنوں کو چھوڑ کے نہیں گئی. جب تک ہمارے پہ تشدد ہوا، ہمارے کارکنوں پہ تشدد ہوئی، گولیاں چلائی گئی، وہ اس وقت کی فرونیت اور فستائیت تھی، مگر مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھی. یہ لوگ خود ہی بھاگے ہیں. ایک کمپرومائز وہ کل کا کیا آج بھگتنا پڑتا ہے، وہی والی بات مصدق آتی ہے یہاں پہ. بہت بہت شکریہ خیلداس کوہستانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ویلکم بیک جناب، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں ایک سینئر قانون دان ہے جناب، کوئی نام کسی سے جسے کہتے ہیں تعارف کا محتاج نہیں ہے، حافظ احسان احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملکی معاملات، سیاسی استحکام کی جب بات کی جاتی ہے، مولانا ایک سمجھدار اور سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں. معاملہ ابھی تک سٹیل میٹ کا شکار ہے. مدارس کے حوالے سے حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہچ کیا ہے، کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس ساری چیز کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا چل رہا تھا تو اس کے اندر جو کافی نیگوسیشنز ہوئی، ان نیگوسیشنز کے اندر جو مولانا صاحب والی سائٹ تھی اس کے اندر کچھ چیزوں کو انہوں نے پرپوز کیا، اور انہی میں سے ایک جو تھی یہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ جو ہے، اس کا لا تھا کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ پاس کریں. چونکہ بنیادی طور پہ چیز یہ تھی کہ پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں رجسٹریشن کروانی چاہیے، ہمیں اپنے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ رکھنے چاہیے، ہمیں جو سارا ہمارا سلسلہ ہے اس کے اندر ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہمارا جو اسٹوڈنٹس جب سکسیڈ ہو تو باہر نکلے تو معاشرے کا ایک یوزفل جو ہے وہ پرسن کے طور پہ آئے. اور ان مدارس کے اندر ہیٹریڈ یا آپ کی سیکٹیرین، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مسالک سے دوسرے مسالک کے ساتھ جو ہے روئی چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک کھلے ماحول کے اندر اور جو ہماری شریعت یا قرآن کے مطابق اس کے چلنا چاہیے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر یہ اٹیمپٹ جو تھی اس وقت ہوئی اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا اس بل کو، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بالکل جہاں دوسری امینڈمنٹس انہوں نے سائن کی تھیں یا لاز کو سائن کیا تھا اس وقت اس کو بھی کر دینا چاہیے تھا. اب سوال یہ آ گیا ہے کہ جی کیا اسے ایجوکیشن منسٹری کے نیچے آنا چاہیے یا اس کو جو ہے جو آپ کی دوسری منسٹری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ فنڈامنٹل یہ ہے کہ پاکستان کے ہر مدرسے کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، پاکستان کے ہر مدرسے کے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ آنے چاہیے، اور گورنمنٹ کا اوور سائٹ جو ہے ان ٹرمز آف ریگولیٹری فریم ورک آنا چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان رجسٹریشنز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، تو بالکل رہنے دیں انہیں. اور اگر کچھ مدارس جو ہیں جس کے مولانا صاحب جو ہیں یا ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے اندر ہے تو اس کے اندر کر لیں. بات تو رجسٹریشن کی ہے نا جی، آپ ایک لا کے اندر کر لیں، دوسرے لا کے اندر کر لیں، اور آپ اگر ریگولیٹری فریم ورک بنا لیتے ہیں اس طرح کا کہ جس کے اندر چیزیں جو ہیں ان اکارڈنس ود لا یا کانسٹیٹیوشن یا جو بھی آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں
पैटअप से रिलेटेड अगर आप उसके मुताबिक चलाना चाहते हैं तो चलनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसके अंदर ईगो का इशू करके जो चीज को आगे लेके जाना है। और अगर ये चीजें ऐसी थी तो इसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इन चीजों को टोन डाउन किया जा सकता। यही मेरा सवाल है हाफिज साहब कि अगर ये बिल बना दिया गया था, पास कर दिया गया था, तो सदर मुमलिकत को इसको रोकना नहीं चाहिए था। दिस इज द मेन क्वेश्चन जिसको मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ एक मरतबा फिर धोखा किया गया है, यानी कि 26वीं तरमीम में उनका वोट दरकार था और इस तनाजुर में इनकी शराइत मान ली गई, लेकिन मानने के बावजूद, बिल बनने के बावजूद ये एक मैलाफाइडी नजर आता है। नहीं, मेरा ये ख्याल ये है कि शायद जब ये बिल हुए हैं, पास होके प्रेसिडेंट के पास गए हैं और उन्हें जो आर्टिकल 75 के नीचे इनको चाहिए था, तो मेरा ये ख्याल ये है कि शायद कोई कम्युनिकेशन का ऐसा इशू आया है कि जिसकी वजह से चीजें इस तरफ गई हैं और वापस मामला जो है वो पार्लियामेंट की तरफ गया। लेकिन दो चीजें जो है मेरा ख्याल है कि अभी भी जिसका गवर्नमेंट को रिस्पांस देना चाहिए और वो चीजें बैठ के होनी चाहिए। एक इसके अंदर ये है कि अगर ये बिल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट ने पास करवाया और उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUI भी थी, PMLN थी, या उनकी जितनी भी अलाइड पार्टीज थी, और फिर सेनेट से भी ये पास हुआ उस चीज के अंदर, तो फिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसको पहले एड्रेस नहीं किया गया? तो मौलाना साहब को इस चीज को इन्हें जस्टिफाई करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर दो जगह रजिस्ट्रेशन होके इशू आता है, तो अगर कुछ मदारिस एक जगह चले गए हैं, कुछ दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा बड़ा इशू है कि जिसको इशू बुनियाद बना के जो है हम एक फर्दर पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ चले जाएं, या एक जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है आपस में पॉलिटिकल, देखे ना कि जरूरत तो नहीं है कि आज ही मौलाना साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनको जरूरत नहीं है। मुमकिन है गवर्नमेंट को कोई और लेजिस्लेशन करनी पड़े या गवर्नमेंट को अमेंडमेंट और करना चाहे, तो फिर अगर उस वक्त जाके तो मौलाना साहब के पास जाएं और फिर आप तसल्लियां दें कि नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था, तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो बड़ी है, और इसके अंदर तीन ही मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और तीसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बैठ जाए और बैठ के इसका वे आउट निकाल लें। इसके अंदर किसी भी शख्स को जो है वो अपनी ईगो नहीं आनी चाहिए, और स्पेशली उस चीज के अंदर जो है कि अगर एक दफा आपने इसको पास कर दिया है और आप उसको नहीं नोटिफाई कर रहे, तो अगर उसके अंदर कुछ चीज आप समझते हैं कि ऐसी है जिससे बेस को चेंज किए बगैर जो है और इसके किया जा सकता है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाया जाए। सिर्फ स्टेलमेट सिचुएशन जो है वो मेरा ख्याल है इस कंट्री के मफाद के अंदर नहीं है। जी हाफिज साहब, इसमें जो एक और अहम नुक्ता है और वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि CBMs जो बने थे, आपने कहा कि कोई और मौका, कोई और लेजिस्लेशन आएगी और उसमें भी जरूरत पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से को ट्रस्ट डेफिसिट्स और CBMs का जो मामला है वो फॉरएवर एक स्टेक पे लग सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें मतलब ट्रस्ट डेवलप करने के हवाले से, ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी तमाम जो सियासी क़यादतें हैं उनको सोचना चाहिए कि कोई लेजिस्लेशन पे कामयाब नहीं हो सकेगी। बिल्कुल आप सही आसिम कह रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि देखें ना कि मैं और आप किसी जगह बैठ के बात करें और उसकी ट्रांसलेशन करके हम उसको किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरफ ले जाएं, और उसके बाद जो है फिर हमारे डिफरेंसेस शुरू हो जाए, तो कल को अगर हम किसी फर्दर लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे तो वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया वो ब्रिज तो नहीं होगा। और जब वो ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज नहीं आएगा तो फिर आप, और पॉलिटिक्स के अंदर जो है या डायलॉग के अंदर जो है जो बुनियादी चीज होती है वो ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट ये होता है कि मैं अगर कोई बात आपसे कर रहा हूं तो मुझे इस चीज का यकीन है कि मेरी बात को जो है वो आप ऑनर करेंगे, और जो आप मेरे से बात कर रहे हैं मैं उस बात को ऑनर करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। यही पॉलिटिकल डायलॉग का एक मसला होता है कि जी आप चीजों को डिस्कस करते हैं और फाइनली किसी शेप अप के अंदर जब जाते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वो ट्रस्ट पॉलिटिक्स के अंदर या ट्रस्ट पार्लियामेंट के अंदर जो है उसे शैटर नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की ये चीजें चल रही थी, देखे ना अक्टूबर से लेके अब तक चल रही है, तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस में ले लिया जाता, उसके अंदर जो चीजों को इंप्रूव करने की गुंजाइश है वो की जा सकती है। अब देखे ना कि जो आपका मसालिक मदारिस जो थे 2014 से पहले वाले मोड के अंदर थे, आज वो नहीं है। आज सारे मसालिक के जो मदारिस हैं वो गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं, वो अपने अकाउंट्स को बेहतर करना चाहते हैं, वो उसके बाद एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर जो हेट्रेड है या आपकी जो फिरकावारियत है उसका खात्मा करना चाहते हैं। वो हुकूमत जब चाहती है
کہ جی علماء جو ہے وہ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف, اس ٹیررزم کے خلاف فتویٰ دیں, وہ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں اگر ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے اب چلنا شروع ہو گئی ہیں, تو صرف ایک ایشو کو کر کے نہیں جی یہ تو منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے چلنا چاہیے, یا نہیں جی یہ منسٹری آف جو ہے وہ کامرس کے نیچے چلنا چاہیے. بھائی یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. اس وقت ایشو یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہے اور اس کا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے. آگے جا کے آپ اسے کر لیجئے گا کہ جی دونوں آپشن دے چھوڑیے گا کہ جی آپ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے اندر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں, آپ منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے جو معاملہ لیکن ایک قانونی لکونہ جس کی بات کی جاتی ہے کہ یعنی کہ آپ دو پیرلل باڈیز کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں گے, تو آپ کو جو ایون فیٹف کی جانب سے کنڈیشن دی گئی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بھی اس میں رجسٹرڈ کرائیں, اس کی سکروٹنی کی بات کی گئی ہے. اس میں جو فورن نیشنل لوگ ہیں جن کو ہم غیر ملکی طالب کہتے ہیں, آپ مختلف مدارس کا ریکارڈ اٹھا لیں, آپ کو ہسٹری میں ملے گا کہ کہاں کہاں سے لوگ وہاں پہ پڑھنے آتے ہیں, خاص طور پہ افغانستان اور دیگر ریاستیں جو سینٹرل ایشین ہیں. تو آپ اس کو کنسرن نہیں سمجھتے بہت بڑا؟ نہیں عاصم, بات دیکھیں کہ رجسٹریشن آپ کا ایک ایریا ہے, اس رجسٹریشن کے بعد آپ کے اگلے ایریا ہے, وہ اگلا ایریا آپ کا اکاؤنٹس کا ہے, اس کے اندر بالکل کیا جا سکتا ہے, فنڈنگ کا بھی ہے, جا سکتا ہے. اس کے بالکل مدارس جو ہے اس کے اندر جو فارنرز آپ کے آتے ہیں بالکل میکانزم بننا چاہیے, چاہے انٹیریئر کے نیچے بنے. اور اگر مدارس کا اگر آپ نے اوور آل دیکھنا ہے کہ جب آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, یا اس کے بعد جو ہے کہ جو آپ کے ویزاز والی ساری ریکوائرمنٹ ہے, تو پھر تو اپروپریٹ منسٹری آپ کی انٹیریئر بنتی ہے نا, کہ جس کے اندر یہ ہے آپ کی پرمیشن, ہاں کہ آپ کی پرمیشنز بھی وہاں پہ آنی ہے, آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی وہاں پہ آنی ہے, آپ کے فارنرز بھی وہاں پہ ڈیل ہوتے ہیں, ان فارنرز کی ایکسٹینشن جو ہے ویزاز کی وہ بھی آپ کی منسٹری آف انٹیریئر کرتی ہے. تو پھر تو اپروپریٹ منسٹری جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجسٹریشن کے بعد جو ہے اگر آپ ایک میکانزم بنا دیتے ہیں کہ اس میکانزم کی, چاہے آپ نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر کروایا ہے یا آپ نے جو منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے کروایا ہے, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کا فریم ورک جو ہے وہ اوپر ایک ہی آئے گا, اور وہ اس چیز سے مبرہ نہیں آئے گا کہ جو سوسائٹیز کے نیچے آئیں گی تو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, یا ایجوکیشن کے نیچے آئیں گی تو صرف وہی کر سکتے. لیکن حافظ صاحب اس وقت حکومت کے تو جو دو دھڑے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ہمیں تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی سچویشن نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہاں ہوتی ہے, ایک طرف نہ ہوتی ہے, پھر ایک طرف نہ ہوتی ہے تو پھر ایک طرف ہاں ہو جاتی ہے. تو کس سے رابطہ کریں, کس سے گزارش کریں, یہ بات ایک بہت بڑا اہم سوال بن چکا ہے. دیکھیں میں نے آگے سے عاصم پہلے سے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ مسئلہ اگر تو پارلیمنٹ سے پہلے ہوتا تو اس کو کمیونٹیز کے اندر آپ ڈسکس کر سکتے تھے. یہ مسئلہ آگے چلا گیا, اور مسئلہ آگے اس طرح گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اس کو پاس کر دیا, وہ پاس کر دی ہے, وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی ہے, اور وہ لیجسلیشن جو ہے وہ آپ نے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی ہے. یعنی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر آپ نے ووٹ بھی لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ووٹ دیا بھی ہے. اور یہ جو بل آئے تھے یہ آپ نے بذات خود ایز اے منسٹری کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس کو انیشیٹ کیا, یہ کو مولانا کی طرف سے بل نہیں آیا تھا. تو جب آپ کے لا منسٹر نے جب پیش کیا تھا تو اس وقت ان چیزوں کو کنسیڈر کر لیتے اور مولانا اس وقت مان جاتے. مولانا کا میرا خیال ہے کہ کنسرن صرف اس حد تک یہ ہے کہ جی اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو پاس کر کے تو باقیوں کو آپ نے گیزٹ نوٹیفائی کر دیا, پریزیڈنٹ نے سگنیچرز کر دیے, تو اس کو آپ نے کیوں روکا ہے اس چیز کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ اسی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ مولانا کے پاس بھی گئے ہیں, اپنے والد صاحب کے پاس بھی گئے ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایسا ایشو ہے نہیں ہے کہ جس کو لمبا کیا جائے. اس کے اندر یہ ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ آپ جہاں آپ نے ایک دفعہ لا پاس کر دی آپ اسے چلنے دیں. اس کے بعد جو اوپر والا میکانزم آپ سمجھتے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, فارنرز کا ہے یا اس کے بعد فنڈنگ کا ہے, سارا جو ہے وہ اس کو براڈ میکانزم رہنے دے کہ جی دونوں جگہ. مقصد یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر مدرسہ رجسٹرڈ ہوگا اس کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو ٹھیک ہو گیا. صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی حافظ صاحب کی بھی, اور اس وقت معاملات سیاسی تناظر میں اگر دیکھے جائیں تو کچھ بگڑتے نظر آ رہے ہیں, کچھ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اندیا دیا جا رہا ہے, اور کچھ مولانا صاحب کی ناراضگی بھی, اور ساتھ ساتھ 26ویں ترمیم کے زمرے میں جو ایک اس زمن میں جو کام کیا گیا تھا ان کو بنانے کے لیے مدارس کے حوالے سے, اس پہ جو ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے, سٹیلمنٹ سچویشن ہے, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد قانونی جو اس کے اندر آپشنز موجود ہے اس پہ گفتگو کی گئی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.